कहानी की शुरुआत में मैडी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। वो भागते हुए घर के बाहर आती है और गैरी के ऊपर चिल्लाने लगती है। दरअसल दोस्तों गैरी एक सरकारी वर्कर है और वो मैडी के कार को टो करके लेके जा रहा था, क्योंकि मैडी ने अपने जमीन और घर का टैक्स नहीं भरा है, इसीलिए सरकारी दफ्तर से गैरी को भेजा गया था। वो मैडी के कार को टो करता है और यहाँ से लेकर के जाने लगता है, जिस पर मैडी कहती है कि थोड़ा वक्त दो, मैं भर दूंगी। हालांकि गैरी कहता है कि 1 महीने से ऊपर हो गए हैं और अब वो तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनेंगे। मैडी अपना सारा काम अपने कार से ही करती थी, अगर उसकी कार चली गई तो उसका ढेर सारा काम रुक जाएगा, इसीलिए वो गैरी को पिघलाना शुरू करती है। मैडी कहती है कि आज मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। लेकिन तभी गैरी घर के अंदर से किसी और इंसान को निकलता हुआ देखता है, को देख करके गैरी की और जल जाती है। तभी मैडी कहती है कि वो मेरा कजन है, वो कल ही तो यहाँ पर आया। लेकिन उसकी हरकतों को देख करके गैरी को और गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसके कार को लेकर के चला जाता है। कार न होने की वजह से मैडी को अब काम पर भी आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। काम पर हमें मैडी की दोस्त सैरा को दिखाया जाता है। इस वक्त सैरा प्रेग्नेंट थी और उसे प्रेग्नेंट करने वाले का नाम है जिम, जो कि उसका पति है। जब सैरा अपने फोन में मैडी के लिए सेकंड हैंड कार ढूंढ रही थी, तभी सैरा को एक आर्टिकल दिखाई देता है। आर्टिकल में लिखा हुआ था कि हमारा 19 साल का एक बेटा है और उसे डेट करने के लिए एक लड़की चाहिए। वो बहुत शर्मीला है, वो बाहर नहीं जाता है, उसकी कोई दोस्त नहीं है, उसके साथ डेट करना है और उसे एक ऐसा लड़का बना देना है ताकि वो शर्माए नहीं। अगर कोई भी लड़की ये काम कर देती है तो उसे हम एक कार देंगे। मैडी जब इस आर्टिकल को पढ़ती है तब जिम उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है, अगर मैडी ने टैक्स नहीं भरा तो उसका घर नीलाम हो जाएगा और उसके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा हुआ था। इसीलिए मैडी डिसाइड कर लेती है कि वो ये काम करेगी। जब वो दिए हुए एड्रेस पर जाती है तब उसे वो कार दिखाई देती है, जो कार उसे मिलने वाली है। मैडी को हर हाल में ये कार चाहिए, अगर उसे कार मिल जाती है तो वो कार की मदद से ढेर सारा काम कर सकती है और पैसे भी कमा सकती है। खैर दोस्तों, घर आने के बाद उसकी मुलाकात निक और एलिस से होती है, जो कि उस लड़के के माता पिता हैं। जब ये लोग मैडी से उसकी एज पूछते हैं तब वो बताती है कि उसकी एज लगभग 32 है और ये एज काफी ज्यादा थी, क्योंकि इन्हें सिर्फ 20 से 25 साल की लड़की चाहिए था। मैडी इनसे कहती है कि मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपके बेटे को जैसा आप चाहते हो वैसा बना सकती हूँ। मैडी कहती है कि मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ आपका बेटा कहाँ पर है। तभी एलिस कहती है कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को पता न चले कि हमने तुम्हें हायर किया है। मेरा बेटा सुबह में डॉग रेस्क्यू सेंटर में जाता है, तुम्हें एक डॉग एडॉप्ट करने के बहाने से वहाँ पर जाना है और उससे अचानक से मिलना है। अब इसके बाद हमें इनके बेटे पर्सी को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में सारा दिन पड़े रहता था। रील देखना, गाना सुनना, गेम खेलना, ये सब उसका रोज का काम था। सुबह में जब वो रेस्क्यू सेंटर में जाता है तब यहाँ पर अचानक से मैडी आती है, जो कि एक्टिंग कर रही थी कि वो यहाँ पर डॉग एडॉप्ट करने के लिए आई है। वो पर्सी के पास जा करके उससे पूछती है कि यहाँ पर सबसे अच्छा डॉग कौन सा है, क्योंकि मैं एक डॉग एडॉप्ट करना चाहती हूँ। लेकिन डॉग एडॉप्ट करने से पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता था, इसीलिए पर्सी उससे कुछ सवाल जवाब करता है। मैडी के जवाब को सुन करके पर्सी समझ जाता है कि वो किसी भी डॉग को संभाल नहीं सकती है, इसीलिए वो मैडी से कहता है कि मैं तुम्हें डॉग नहीं दे सकता हूँ। इसके बाद जब वो घर जाने की तैयारी करने लगता है तब मैडी उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने कार से घर छोड़ देती हूँ। हालांकि पर्सी कहता है कि मेरे पास साइकिल है, मैं उससे चला जाऊंगा, लेकिन तभी मैडी उसके साइकिल को उठा करके अपने कार में रख देती है। इसके बाद वो पर्सी को जबरन कार में बैठा करके कहीं और लेके जाने लगती है। अचानक से पर्सी को कार में चाकू दिखाई देता है, जिसको देख करके वो बहुत डर जाता है। उसे लगा कि मैडी ने उसे किडनैप किया है, इसलिए वो उसके आंखों पर स्प्रे कर देता है। पर्सी उससे कहता है कि तुम मुझे किडनैप क्यों करना चाहती हो, जिस पर मैडी कहती है कि अगर तुम्हें किडनैप करना होता तो मैं तुम्हें अपना एड्रेस क्यों बताती, ये मेरा ही घर है। पर्सी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो मैडी की आंखों को पानी से धुलाता है। मैडी उससे कहती है कि तुम मुझे पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें लेकर के अपने घर आई थी। यह सुनकर के पर्सी को अच्छा लगता है। वो मैडी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। मैडी तो यही चाहती थी, इसलिए वो हाँ बोल देती है। अगले दिन हम पर्सी को देखते हैं, जो कि सूट बूट पहन करके मैडी से मिलने के लिए एक बार में आता है। वैसे पर्सी की उम्र सिर्फ 19 है, वो बार में भी नहीं आ सकता, लेकिन मैडी की यहाँ चिन्ह पहचान थी तो इसलिए उसे कोई नहीं रोकता। मैडी उससे बात करती है और उससे उसके पसंद और नापसंद के बारे में पूछती है। यहाँ पर्सी को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इसलिए वो मैडी को लेकर के बाहर आ जाता है। ये दोनों एक बीच के किनारे आते हैं और यहाँ मैडी पर्सी को पानी में चल करके नहाने के लिए बोल रही थी। वैसे पर्सी को पानी में जाने से डर लग रहा था, लेकिन जब मैडी
मैडी अपने कपड़ों को उतारती है तो उसका भी मन बदल जाता है। वो भी अपने कपड़ों को उतारता है और मैडी के साथ पानी में नहाने के लिए चला जाता है। पानी से बाहर निकलने के बाद मैडी उसे लेकर के सीधा अपने घर पर आ जाती है, पर मैडी उसके साथ खेलते हुए उसके बहुत करीब आ जाती है। आज से पहले पर्सी के करीब कोई लड़की नहीं आई थी। जब मैडी उसके करीब आती है तो उसे घबराहट होने लगती है, उसके शरीर पर रैशेस पड़ जाते हैं। मैडी का सारा मूड वो खराब कर देता है। इसके बाद मैडी उसके शरीर पर एक दवा लगाती है ताकि उसके रैशेस ठीक हो जाएं। यहाँ पर्सी उसे बताता है कि जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था तब मेरे स्कूल के दोस्तों को पता नहीं कैसे मालूम चल गया कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ सोता हूँ। मेरे दोस्तों को लगा कि मैं मम्मी पापा के कमरे में उनके साथ गलत हरकतें करता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे भी बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं बाहर जाना ही बंद कर दिया। मैं किसी भी दोस्त से नहीं मिलता था, मैं हमेशा अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से बहुत अच्छा लगने लगा है। तो इस तरीके से दोस्तों अब इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है, मतलब कि डेट वेट करने लगते हैं और काफी वक्त ये दोनों साथ में ही बिताते थे। वैसे मैडी के लिए ये सब कुछ बस एक मजाक था, लेकिन पर्सी सीरियस ले रहा था। यहाँ पर्सी उसे बताता है कि जोडी नाम करके मेरा एक दोस्त है, मैं सिर्फ उसी से मिलता हूँ। जोडी नाम सुन करके मैडी को लगा कि कोई लड़की होगी जिसके साथ पर्सी डेट कर रहा है। खैर तभी अचानक से पर्सी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो मैडी को किस कर लेता है। मैडी को भी कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि अभी तो उसे पर्सी के साथ इंटीमेट भी होना है। इसके बाद पर्सी उसे अपने साथ ले करके जोडी से मिलवाने के लिए जाता है। यहाँ आने के बाद मैडी को मालूम चलता है कि जोडी कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है और पर्सी जोडी के साथ ही थोड़ा बहुत वक्त गुजारता है। हाँ, जब पर्सी नहीं था तब जोडी मैडी से कहता है कि आखिर तुम उससे चाहती क्या हो? मुझे इतना तो पता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो, तुम्हें तो कुछ और चाहिए, लेकिन इतना जान लो अगर पर्सी के साथ तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। कुछ बोल पाती उससे पहले ही यहाँ पर पर्सी आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पर्सी और मैडी ये दोनों डेट पर जाने वाले थे, इसलिए दोनों तैयार हो रहे थे। जब ये दोनों कार में बैठे हुए थे तब मैडी को मालूम चलता है कि जो लड़का हमेशा फोन से चिपका रहता है आज वो अपने साथ फोन ही नहीं लेकर के आया, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो सिर्फ उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। ये दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ साथ में डिनर करते हैं। यहाँ पर्सी मैडी को बताता है कि उसे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शर्म की वजह से वो किसी के सामने पियानो नहीं बजा पाता। जिस पर मैडी कहती है कि तुम कॉलेज जाने वाले हो, तुम्हें अपना शर्मीलापन खत्म करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने जाकर के पियानो बजाओ, मैं तुम्हें पियानो बजाते हुए देखना चाहती हूँ। मैडी जिद करती है, इसीलिए वो पियानो बजाने के लिए चला जाता है। वो पियानो बजाने के साथ साथ एक गाना भी गा रहा था। वो इतना अच्छा पियानो बजा रहा था कि सबकी निगाहें उसके ऊपर टिक जाती है। यहाँ तक कि मैडी को भी पियानो के साथ गाना सुन करके बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग तो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। मैडी कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा पियानो बजा लेते हो। तभी यहाँ पर नटाली नाम करके एक लड़की आती है जो कि पर्सी से जाकर के चिपक जाती है। दरअसल ये दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं। वैसे नटाली ने उसे कभी भाव तो नहीं दिया, लेकिन आज उसे पियानो बजाता हुआ देख करके वो भी उस पर लट्टू हो गई। वो पर्सी से कहती है कि हमने प्रिस्टन में एक पार्टी रखी है, अगर तुम आना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तभी मैडी उसकी बातों को टाल देती है। वो कहती है कि हम फ्री नहीं है, वरना हम जरूर आते। नटाली के जाने के बाद पर्सी कहता है कि मेरे घर वाले मुझे पेरिस के एक यूनिवर्सिटी में भेजने वाले हैं। मैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता हूँ ताकि मैं कार की मदद से तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा। पेरिस से यहाँ आने में सिर्फ 4-5 घंटे ही तो लगते हैं, या फिर तुम भी ट्रेन से मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो, सिर्फ 4-5 घंटे उससे भी लगते हैं। जिस पर मैडी कहती है कि वो बहुत दूर है और मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरे पास तो कार भी नहीं है। एक प्रकार से वो आनाकानी कर रही थी, जिससे पर्सी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो समझ जाता है कि ये प्यार नहीं है बल्कि वो किसी और मकसद से उसके साथ में है। वो गुस्से में खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। उसके पीछे मैडी भी आती है। वो मैडी को कार में बैठाता है और उसे कहीं और लेकर के जाने लगता है। दरअसल वो मैडी को लेकर के प्रिस्टन पार्टी में जाता है जहाँ नटाली ने उसे बुलाया था। मैडी को वो बाहर छोड़ करके अंदर पार्टी करने के लिए चला जाता है और फिर कुछ समय के बाद मैडी उसे ढूंढते हुए अंदर जाती है। मैडी को इस बात का डर था कि वो नटाली के साथ कुछ कर न ले, इसलिए वो भाग करके उस कमरे में जाती है जहाँ नटाली और पर्सी एक साथ थे। अब वो देखती है कि पर्सी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसी वक्त यहाँ बच्चों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो कि मैडी को घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो इनके पार्टी का पूरा मूड खराब कर रही थी। इसके बाद मैडी पर्सी को लेकर के वापस कार में आ जाती है। कार में अचानक से पर्सी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। इससे मैडी को कोई तकलीफ नहीं थी, वो भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार
तैयार थी, क्योंकि उसे भी पर्सी के साथ इंटीमेट होना था। एक बार अगर वो इंटीमेट हो जाती तो उसका काम पूरा हो जाता और उसे गाड़ी मिल जाती। लेकिन तभी पर्सी उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर के मैडी उसके साथ इंटीमेट नहीं होती, बल्कि वो बहाना करती है कि तुम नशे में हो और अच्छे से नहीं कर पाओगे। पर्सी भी उसकी बात मान जाता है। अगले दिन घर वालों को मालूम चलता है कि पर्सी के अंदर अचानक से ढेर सारा बदलाव आने लगा है। अब वो कार को खुद से ही ड्राइविंग करना चाहता है। यह सुनकर के उसके माता पिता को भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब पर्सी अपने घर वालों को बताता है कि वो एक मैडी नाम करके लड़की के साथ डेट कर रहा है और वो उससे प्यार भी करता है, तो यह सुनकर के घर वालों को बहुत हैरानी होती है। पर्सी ये भी कहता है कि उसकी उम्र थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उम्र में क्या रखा है, मेरे स्कूल के एक दोस्त ने अपनी टीचर से ही शादी कर ली। इतना सब कुछ बताने के बाद पर्सी बाहर जाकर के कार में बैठ करके अपने पिता के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता को इन सब के बारे में मालूम चलता है तो ये लोग फौरन मैडी के पास कॉल करते हैं और मैडी से डायरेक्ट कहते हैं कि तुम अपनी कार आ करके ले जा सकती हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। यह सुनकर के मैडी को हैरानी होती है। वो कहती है कि मैं तो अभी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई हूँ। अचानक से निक का फोन उसके कार से कनेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से इनके बीच में जो बातें हो रही थी उसे पर्सी सुन लेता है। उसके पिता कह रहे थे कि तुम्हें इंटीमेट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी कार आकर के ले जा सकती हो। अब इस तरह से पर्सी को भी मालूम चल जाता है कि ये सब कुछ उसके माता पिता का ही बनाया गया एक प्लान था। उसे मालूम चल जाता है कि उसके माता पिता ने ही मैडी को हायर किया था। लेकिन यह सब कुछ जानने के बाद अब पर्सी का दिल टूट जाता है। वो भी अपने माता पिता को सबक सिखाने के लिए मैडी को सीधा घर बुला लेता है। वो अपने माता पिता से कहता है कि ये मैडी है और मैं इसी से प्यार करता हूँ। मैडी को देखने के बाद निक और एलिस भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग भी ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे ये लोग भी पहली बार मैडी से मिल रहे हैं। पर्सी अपने माता पिता से कहता है कि मैं पेरिस नहीं जा रहा हूँ, मैं मैडी के साथ यहीं पर रहूंगा। तभी पर्सी के फोन पर एक कॉल आता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। बाहर हम उसके एक दोस्त को देखते हैं। ये दोनों मिल करके उस कार को जंगल में लेकर के जाते हैं जो कि मैडी को मिलने वाली थी। दरअसल बात ऐसी है कि मैडी ने पर्सी का दिल तोड़ा है, इसीलिए पर्सी उसकी कार को तोड़ रहा है। कार की हालत खराब करने के बाद वो चुपचाप घर के अंदर आ जाता है। पीछे से मैडी भी उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। जब वो कमरे में जाती है तब पर्सी उससे चिपकने लगता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। मैडी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों साथ में कपड़े उतारते हैं और बिस्तर के अंदर इंटीमेट होते हैं। पर्सी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है और फिर वो मैडी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी कार को तोड़ दिया है, वो बाहर खड़ी है। यह सुन करके मैडी भी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी मालूम चल गया था कि पर्सी सब कुछ जान गया है। मैडी उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे अपना घर बचाना था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। पर्सी कहता है कि यहाँ से चली जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैडी चली तो जाती है, लेकिन वो भी रो रही थी क्योंकि उसे भी बहुत दुख हुआ था। लेकिन उसने काम किया था, इसलिए पर्सी के माता पिता गाड़ी को उसके घर पर भेज देते हैं। वैसे तो गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन मैडी को हर हाल में पैसे कमा करके घर को बचाना था। वो उसी टूटी फूटी गाड़ी को थोड़ा बहुत ठीक करके उसी से अपना काम शुरू करती है। उसी गाड़ी से दिन रात काम करके मैडी ढेर सारे पैसों को इकट्ठा कर लेती है और अपने घर को भी बचा लेती है। लेकिन एक दिन मैडी की दोस्त सैरा उससे कहती है कि तुम अपनी माँ का घर बचाना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें भी ये पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें खुश देखना चाहती थी। तुम कई महीनों से इस घर को लेकर के बहुत परेशान हो। तुम घर को बेच करके बाहर जा करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। तुम अपने घर और जमीन को लेकर के पड़ी हुई हो, आखिर तुम्हें यहाँ पर मिल क्या रहा है? सभी लोग बाहर जा रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सैरा की बात सुन करके मैडी को एहसास होता है कि वो सही कह रही है। वो अपने घर को बेचने के बाद फिलाडेल्फिया शिफ्ट होने के लिए जा रही थी, लेकिन जाने से पहले वो एक बार पर्सी से मिलना चाहती थी। मैडी जब उसके घर पर जाती है तब उसे मालूम चलता है कि वो अपने दोस्त की एक पार्टी में गया है। जब मैडी वहाँ पर जाती है तब उसकी मुलाकात पर्सी से होती तो है, लेकिन वो उससे बात ही नहीं करना चाहता था। वो जब जा करके कार में बैठ जाता है तो मैडी भी बहुत जिद्दी थी, वो कार के ऊपर ही चढ़ जाती है, लेकिन पर्सी रुकता नहीं है। वो कार को ड्राइव करने लगता है। कार को ड्राइव करते हुए वो बीच के किनारे आ जाता है और गलती से कार को ले करके पानी में चला जाता है। इस दौरान मैडी का भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए पर्सी कार से उतर करके भाग करके उसे बचाने के लिए जाता है। मैडी को देख करके वो भी काफी इमोशनल हो जाता है। मैडी उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं फिलाडेल्फिया जा रही हूँ, तुम्हारे साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया था, जिसके जरिए ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे
बाहर जाना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।